बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जॉब्स विद मी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साबिक क्या है, साबिक के परमिट कितने किस्म के हैं और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताता चलूँ, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साबिक के परमिट्स। साबिक के परमिट कौन कौन से हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको दिखाऊंगा भी सही और साथ में आपको बताऊंगा भी सही कि किस तरह से आप एक अप्रूव्ड परमिट रिसीवर बन सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये रहा मेरे पास हार्ड वर्क परमिट। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है कोल्ड वर्क परमिट। तीसरे नंबर पर जो है वो है लिफ्टिंग सर्टिफिकेट या लिफ्टिंग परमिट कहलाता है ये। उसके बाद जो है वो कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट है और हाई प्रेशर जेटिंग वर्क परमिट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारे परमिट। हम देखेंगे कौन कौन सा परमिट किस तरह से एडजस्ट किया जाता है और किस तरह से इस पर काम किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताता चलूँ कि साबिक क्या है। साबिक जो है बेसिकली ये सऊदीया की जो गवर्नमेंट के अंडर जो प्लांट्स आते हैं वो सारे प्लांट साबिक के प्लांट्स कहलाते हैं। अगर आप किसी भी प्लांट पर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के प्लांट पर जॉब करते हैं तो आप साबिक के अप्रूव्ड परमिट रिसीवर बनते हैं। दूसरा परमिट रिसीवर वहाँ पर अरामको का होता है, जो अमेरिकन कंपनीज के अंडर जॉब करता है। अमेरिका के जो प्लांट्स हैं वो अरामको के अंडर आते हैं। उन प्लांट्स पर काम करने वाला शख्स अरामको अप्रूव्ड बनता है। अगर आप साबिक के अप्रूव्ड हैं तो आपको 35 से 40 रियाल घंटा ड्यूटी मिल जाती होती है ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर, अगर आप अपने आज़ाद वीज़े पर होते हैं। इसी तरह अगर आप अरामको अप्रूव्ड हैं तो अरामको के अंदर भी आपको 40 से 50 रियाल 60 रियाल तक घंटा पर घंटा आपको जॉब मिल जाती होती है ऑयल एंड गैस फील्ड में। सबसे ज़्यादा हाईली पेड ऑयल एंड गैस फील्ड है, पेट्रोकेमिकल्स फील्ड्स हैं। तो उसके बाद आपको बताता चलूँ, इंटरव्यू में मोस्टली सवाल किया जाता है कि परमिट की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, आप उन्हें बता सकते हैं कि सऊदीया के अंदर साबिक का अपना क्राइटेरिया है, अरामको का अपना क्राइटेरिया है, यूएई में एडनोक का अपना क्राइटेरिया है, ओमान में ओक्यू का अपना क्राइटेरिया है, कतर में क्यूपी का अपना क्राइटेरिया है। हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया है और हर प्लांट का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। थोड़ी बहुत ही चेंजिंग्स उसमें आती जाती रहती होती हैं। तो ये बातें आप उनको आसानी से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उससे सवाल किया जाएगा आपसे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ परमिट। आपने कहना है कि हर प्लांट का अपना क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो बेसिकल परमिट की टाइप्स हैं वो दो ही होती हैं। उन दो का नाम पूछेगा आपसे, आप उसे बता सकते हैं कि कोल्ड वर्क परमिट और हॉट वर्क परमिट। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस के जो परमिट्स होते हैं वो कहीं पर परमिट इस्तेमाल होते हैं। यूएई में मोस्टली कन्फाइंड स्पेस का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जाता है। बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो सर्टिफिकेट्स में आती हैं। लेकिन हम साबिक के परमिट की बात कर रहे हैं तो साबिक के 4 से 5 परमिट जिन पर लास्ट टाइम मैंने जॉब की है, उनमें कोल्ड वर्क परमिट था, हार्ड वर्क परमिट था, हाई प्रेशर जेटिंग परमिट है, कन्फाइंड स्पेस परमिट और लिफ्टिंग परमिट। ये 5 किस्म के परमिट इस्तेमाल हुए हैं। इन परमिट के साथ कोल्ड वर्क परमिट में हम सब आज जो है सिर्फ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोल्ड वर्क परमिट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोल्ड वर्क परमिट क्या होता है? कोल्ड वर्क परमिट वो परमिट होता है जिसमें किसी किस्म के स्पार्क का अंदेशा नहीं होता। ठीक है, उसकी अगर हम मिसाल लें तो मिसाल ये है कि इस नट बोल्ट को खोलना, कोई आपने अगर ब्लाइंडिंग करनी है तो उसका इस्तेमाल करना, किसी इक्विपमेंट के अंदर जाकर आपने क्लीनिंग करनी है तो वो कन्फाइंड स्पेस के परमिट के साथ आपका कोल्ड वर्क परमिट भी आएगा। तो जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें स्पार्क पैदा होने का कोई खतरा नहीं है, उसके लिए हम कोल्ड वर्क परमिट का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड वर्क परमिट जब आप लेते हैं तो उसके साथ एक हैजर्ड असेसमेंट का एक फॉर्म आता है। हैजर्ड असेसमेंट का एक फॉर्म है। ठीक है, इस हैजर्ड असेसमेंट के फॉर्म को और साथ में जनरल वर्क परमिट को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी आप जनरल वर्क परमिट यानी कोल्ड वर्क परमिट हासिल करते हैं तो परमिट हासिल करने के बाद आपको साथ में ये HIRA हायरा जिसे कहा जाता है या हैजर्ड असेसमेंट फॉर्म जो होता है ये आपने फिल करना होता है। जब आप कोल्ड वर्क परमिट लेने जाते हैं तो आपको काम की नौइयत का पता होना चाहिए, लोकेशन का पता होना चाहिए, आपकी लोकेशन कौन सी होगी, उस पर आपने जॉब क्या करनी है ये आपको पता होना चाहिए, उसमें जो हैजर्ड हैं वो क्या क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए एज परमिट रिसीवर। अभी जब रिसेंटली हमने पेट्रोकीमिया पर जॉब की है, पेट्रोकीमिया प्लांट सऊदी अरेबिया में जुबैल शहर के अंदर है। पेट्रोकीमिया नॉर्थ की हमने शटडाउन की थी। उस शटडाउन के अंदर वहाँ पर उन्होंने सुपरवाइजर और फोरमैन को ही ये परमिट रिसीवर का कार्ड अलाउ किया हुआ था। इसके अलावा कोई शख्स परमिट रिसीवर वहाँ पर नहीं था, क्योंकि जो फोरमैन या सुपरवाइजर जो हैजर्ड इन खतरात को जानता होता है वो परमिट रिसीवर इतना नहीं जानता होता। क्योंकि आप परमिट रिसीवर ग्रेजुएट है पाकिस्तान में, ग्रेजुएट होने की वजह से आपको आसानी से परमिट रिसीवर लेके चले जाते होते हैं लोग। ठीक है, अगर आपने आयोश ओशा किया हुआ हो तो आपको रेफर करके वो लोग लेके चले जाते हैं परमिट रिसीवर में, लेकिन आप पूरी तरह से फील्ड से वाकिफ नहीं होते। ठीक है, इसलिए पेट्रोकेमिकल्स जो है उन्होंने इस चीज़ को बावर करवाया था कि आपके पास जब तक
सुपरवाइजर या फोरमैन का कार्ड नहीं होगा तब तक हम आपको परमिट रिसीवर की ऑथराइजेशन नहीं दें। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं परमिट आपको साथ में दिखा देता हूँ, पिक्चर बना के दिखा दूंगा। ये जो परमिट है, इस परमिट के अंदर सबसे पहले आपने किस चीज़ को देखना होता है जी। तो इस परमिट के अंदर जब आपके पास कोल्ड वर्क परमिट हाथ में आ जाता है, आपको काम का पता चल जाता है, लोकेशन का पता चल जाता है, फिर आपने इसको फिल करना होता है। फिल करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर लिखा होता है डिपार्टमेंट या यूनिट। हमने लास्ट टाइम जिस यूनिट में जॉब की थी, एक ही प्लांट के ऊपर 10-20 यूनिट होते हैं। किस यूनिट में आप जॉब कर रहे हैं, काफ़ी सारी टीमें काम कर रही होती हैं, आप किस यूनिट में काम कर रहे होते हैं, आपको उस यूनिट का पता होना चाहिए। इसके ऊपर लास्ट टाइम मैंने जिस यूनिट पे काम किया उसका नाम था ईडीसी, तो हम इसके ऊपर लिखेंगे ईडीसी। पिक्चर में मैंने आपको दिखा दिया, इसको आप गौर से देख सकते हैं। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर आपकी टीम में काम करेंगे। उसकी वजह क्या होती है कि आप खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो बंदों को ढूंढने में आसानी हो। अगर मेरी टीम में 8 बंदे हैं तो जब हम असम्बली एरिया में पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद काउंट डाउन किया जाता है। मेरी टीम के 8 बंदे पूरे नहीं हैं तो उनको ढूंढने के लिए हम साइट पर जाते हैं, इमरजेंसी टीमें साइट पर जाती हैं, उनको ढूंढती हैं ताकि आसानी से उन बंदों को सिक्योर किया जा सके, महफूज किया जा सके। उसके बाद वर्क लोकेशन आपकी कौन सी होगी वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपका इक्विपमेंट नंबर होगा, आपका वेसल है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, आपका कॉलम है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, आपका एक्सचेंजर है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। सी कॉलम के लिए यूज़ करते हैं, एक्सचेंजर के लिए ई यूज़ करते हैं और वेसल के लिए वी यूज़ करते हैं। उसके आगे उनके 1 2 3 4 9001 4001 या इस तरह करके उनके नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर आप इसके ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद पार्ट बी जो होता है उसके अंदर होता है वर्क टू बी डन, काम आपने कौन सा करना है, एक्टिविटी कौन सी करनी है, नीचे आपने लिखना है। फर्स्ट करें अगर आपने वेसल के अंदर एंट्री करनी है, वेसल के अंदर कन्फाइंड स्पेस का काम करना है, उसके अंदर आपने जाकर क्लीनिंग करनी है, तो क्लीनिंग के लिए हम लिखेंगे टू डू केमिकल क्लीनिंग, टू डू मैनुअल क्लीनिंग, जो भी आपने क्लीनिंग करनी है वो लिखेंगे यहाँ पर, और ये आपका दूसरा सेशन भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद नीचे पार्ट सी में अगर हम आए तो इसमें लिखा होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपने पीपीईज कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं, आपने काम की नौइयत को सामने रखते हुए पीपीईज का इस्तेमाल सामने लाना है। काम को आपको पता होगा, जहरी सी बात है, आप सुपरवाइजर होंगे, फोरमैन होंगे, WPR होंगे, आपको रिस्क से पहले आगाह किया जाता है। सबसे पहले इसमें लिखा होता है गॉगल्स, आपने गॉगल्स का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल टिक लगाएंगे उसके ऊपर। उसके बाद दूसरे नंबर पर है एयर प्रोटेक्शन, क्या वहां पर शोर भी है जहां आप जॉब कर रहे हैं, अगर वहां पर शोर है तो उसके लिए आप एयर प्लग्स का यूज करवाएंगे या एयर मफ का यूज करेंगे। तीसरे नंबर पर है लाइफ लाइन, अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर आप ऊपर हाइट पर अगर आपने जॉब करनी है या बाहर कहीं आपने हाइट पर जॉब करनी है तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, हाँ या नहीं, ठीक है। उसके बाद लेदर ग्लव्स यूज किए जाएंगे, यानी लेदर ग्लव्स जहाँ पर केमिकल्स की प्रेजेंस हो वहाँ पर लेदर ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डस्ट या मास्क, अगर फ्यूम्स वगैरह वहाँ पर अवेलेबल हो तो डस्ट या मास्क में स्टिक करेंगे आप। फुल बॉडी हार्नेस कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए हर हाल में लाजमी है। अगर आप हाइट पर जॉब कर रहे हैं, हाइट का क्राइटेरिया 1.8 मीटर से ऊपर है, तब भी आपको फुल बॉडी हार्नेस चाहिए होती है। फेस शील्ड चाहिए, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं या बफिंग कर रहे हैं, अगर ग्राइंडर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ अदर, कोई एडिशनल चीज़ें भी हो सकती हैं जिसमें मेंशन नहीं होती, वो आप इसको नीचे अदर में लिख कर ये दूसरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है पार्ट डी जिसमें वर्क साइट प्रिपरेशन है। काम शुरू करने से पहले इन चीज़ों को आपने मेक श्योर करना होता है कि क्या ये चीज़ें ओके हैं या नहीं हैं। उसमें पहली चीज़ है इंश्योर लोटो इज परफॉर्म्ड, लोटो अगर परफॉर्म कर दिया गया, लोटो क्या है, बेसिकली लॉग आउट टैग आउट। जिस इक्विपमेंट पे आपने काम करना है उसको चारों तरफ से बंद करके उसे आइसोलेट कर दिया जाता है। उसको आइसोलेट करने के लिए वाल्व बंद किए जाते हैं। वाल्व बंद करने वाला शख्स अपना लोटो लगाता है, वहाँ पर एक ताला लगाता है, उसके ऊपर अपना टैग लगाता है। उस टैग को जाकर ऑपरेशन रूम के अंदर एक लॉक बॉक्स रखा होता है, उसके अंदर चाबी डालकर बाहर से लॉक कर देता है। फिर हमारी टीम जो कंट्रैक्टर की होती है उसने जाकर अपना लॉक लगाना होता है अपने वर्कर्स की चाबी डालकर, ठीक है। इस पर मजीद मैं आपको लोटो के हवाले से आगाह कर दूंगा, अगर आप जानना चाहेंगे, सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो लोटो अगर आप लगा लेते हैं तो उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो सर्टिफिकेट नंबर आपने इस पर लिखना है और यस कर देना है। अगर नहीं है, कहीं कहीं पर आपका कोल्ड वर्क परमिट मोस्टली लोटो नहीं होता, अगर लोटो नहीं होगा तो उसके लिए आप NA नाइदर करके चला देंगे। दूसरे नंबर पर है मैन होल्स, कैच, पिट्स, सेवर्स कनेक्शंस आर कवर्ड। अगर मैन होल्स हैं, कोई पेट्स हैं, कोई गड्ढे हैं रास्ते में आपके इस्तेमाल में आ रही हैं, अगर वो कवर कर दिए गए हैं तो उस पर यस करेंगे, अगर रास्ते में नहीं है तो उसके ऊपर आप NA पे क्लिक कर देंगे। तीसरे नंबर पे है प्रोसेस वेंट मैन होल्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्क एरिया बैरिकेड, वार्निंग साइंस एंड फेंस, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है या नहीं किया गया। हर एरिया बैरिकेड नहीं किया जाता, वरना मोस्टली एरिया जब हाइट की एक्टिविटी हो रही होती है या फिर आपकी क्रेन एक्टिविटी हो रही होती है तो उसके लिए आप एरिया को बैरिकेड करते हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स से जहां पर खतरा हो तो आप एरिया को लाजमी तौर पर बैरिकेड करते हैं, अगर नहीं करना होता तो फिर आप NA की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है विल दिस वर्क अफेक्ट
ऑपरेशन टू अदर मेंटेनेंस जॉब विद इन 15 मीटर रेडियस। अगर आपकी जॉब 15 मीटर रेडियस से बाहर कहीं जा रही है या उसके अंदर किसी को इफेक्ट कर सकती है तो उसको भी आप आगाही देंगे, उस साइनेज लगाएंगे ताकि लोगों को आगाही रहे और लोग उससे दूर रहें। उसके बाद है सेफ्टी डाटा शीट रिक्वायर्ड इन वर्क लोकेशन इफ एक्सपोज हैजर्ड केमिकल्स। क्या सेफ्टी डाटा शीट रिक्वायर्ड है साइट के ऊपर या नहीं? सेफ्टी डाटा शीट बेसिकली ये है कि क्लाइंट की तरफ से एक पेज इशू किया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कौन कौन से हैजर्ड हैं, कौन कौन से खतरात हैं, उनसे आपने बचना कैसे हैं। बेसिकली वो यही होता है, हैजर्ड असेसमेंट एंड कंट्रोल फॉर्म होता है, ठीक है। अगर वो फील्ड में चाहिए तो यस होगा, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद है इंश्योर ग्रेटिंग गार्ड रेल्स इन प्लेस एंड सिक्योर्ड प्रॉपरली। आपने इंश्योर करना है कि ग्रेटिंग जो होती हैं जिनके ऊपर आप चढ़ कर काम करते हैं, ऊपर तीसरी मंजिल पर, चौथी बिल्डिंग पर या चौथे प्लेटफॉर्म पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो गार्ड रेल्स लगी होती हैं, जो लगी होती हैं ना ग्रेटिंग्स, उन ग्रेटिंग्स के ऊपर अगर आपने खड़ा होकर काम करना है तो उसके आसपास गार्ड रेल लगी होनी चाहिए जिनको आप पकड़ कर ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर नीचे आप जॉब करें तो उसके एनए कर देंगे। इंश्योर टूल्स एंड इक्विपमेंट आर इंस्पेक्टेड बाय यूजर। आप इंश्योर करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि जितने भी आप टूल यूज कर रहे हैं क्या वो इंस्पेक्टेड हैं। इंस्पेक्शन के लिए 2-3 तरीके यूज किए जाते हैं, जिसमें एक तरीका जो पेट्रोकेमिकल में यूज किया जाता है उसके अंदर हर महीने के बाद जो इक्विपमेंट होता है उनको इंस्पेक्ट किया जाता है। हर महीने का एक कलर कोड होता है। फर्ज करें जनवरी का रेड है तो फरवरी का ऑरेंज होता है, मार्च का ग्रीन होगा। 3 से 4 कलर कोड यूज किए जाते हैं, हर महीने चेंज किया जाता है। उसका मकसद क्या होता है कि हर महीने के बाद किसी भी टूल को इंस्पेक्ट किया जा सके। अगर हर महीने के बाद उसे चेक कर लिया जाए तो उससे नुकसान के खतरात आपके कम हो जाएंगे। उसके बाद हैजर्ड असेसमेंट एंड कंट्रोल कंप्लीट। ये फॉर्म आपका कोल्ड वर्क परमिट के साथ लाजमी लगना है, तो ये आपको मेक श्योर करना है क्या ये भी आपने साथ लगा दिया या नहीं लगा दिया। इसका नंबर होता है, वो भी आप नंबर इसमें साथ लिख देंगे। उसके बाद है डज द एक्टिविटी रिक्वायर्ड स्पेशल टूल्स टू बी यूज। अगर आपने नॉर्मल टूल्स के अलावा कोई और टूल यूज करना है तो आप यहाँ लिखेंगे और परमिशन लेंगे, नीचे साइन कर दिया जाएगा, तब आप वो टूल्स यूज कर सकते हैं, वरना अलाउ नहीं होता। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बाद गैस टेस्ट है। गैस टेस्ट आपने जब करना है तो गैस टेस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनिशियल गैस टेस्ट क्लाइंट करता है, जब तक क्लाइंट गैस टेस्ट नहीं करेगा उस वक्त तक आपको परमिट इशू नहीं किया जाता। ऊपर वाला हिस्से चारों आप फिल कर लिए होते हैं आपने, लेकिन जब तक गैस टेस्ट साइट पे आकर गैस टेस्ट नहीं करता उस वक्त तक वो आपको परमिट इशू नहीं करता। ये वही ऑपरेटर होता है जिसने आपको परमिट साइन करके देना होता है। इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है, एलडीएल चेक किया जाता है, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट चेक की जाता है, कार्बन ऑक्साइड चेक की जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सारी गैसेस चेक करने के बाद इनकी रेशियो लिखने के बाद परमिट में ये चीज़ ऐड हो जाती है। उस पर परमिट इश्यूअर के साइन होते हैं, परमिट इश्यूअर अपना साइन करता है, अपनी आईडी लिखता है। उसके बाद परमिट रिसीवर लास्ट में परमिट रिसीव करता है। परमिट रिसीव करने के बाद नीचे वाला जो आपके पास ऑप्शन है, अगर फर्ज करें परमिट रिसीवर की तबीयत खराब हो गई है या उसके कहीं वॉशरूम जाना है तो उसने ये परमिट फर्ज कर किसी दूसरे शख्स के हैंड ओवर करना है, तो हैंड ओवर करने के लिए नीचे वाला पोर्शन दिया गया है। किसी दूसरे परमिट रिसीवर को आप लाएंगे उस लोकेशन पर, क्योंकि जॉब के दौरान आप अपनी लोकेशन को छोड़ नहीं सकते जब तक जॉब कंप्लीट ना हो जाए या आप काम स्टॉप ना करवा लें। दोनों सूरतों में आप अपनी साइट नहीं छोड़ सकते। जब जॉब कंप्लीट हो जाएगी तब आप जॉब से जा सकते हैं। अगर आपने जाना है, इमरजेंसी है, तो आप अपनी जगह पर किसी और शख्स को खड़ा करेंगे जो परमिट रिसीवर होगा। इसके अलावा भी आप किसी शख्स को खड़ा नहीं कर सकते। जो आपके हैजर्ड को अच्छी तरह से जानता होगा उसको आप लोकेशन पर खड़ा करेंगे। अगर वो जिसको आप हैंड ओवर करते हैं तो दूसरा पोर्शन उस शख्स के लिए बना हुआ है जिसको आपने हैंड ओवर करना है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है परमिट क्लोज आउट, ठीक है। इस क्लोज आउट सिस्टम के अंदर क्या होगा, वर्क इज कंप्लीटेड यस और नो। काम अगर आपने मुकम्मल कर लिया है जिसका आपने परमिट लिया था तो उसके ऊपर यस कर देंगे। अगर काम इनकम्प्लीट है तो उसके ऊपर आप नो कर लेंगे। अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ उसके रीज़न दे देंगे। उसे आप बता सकते हैं कि ये फलां रीज़न थी, टूल नहीं था, या कोई भी इशू आपको जो भी होता है उसमें आप बता देंगे कि इस सूरत हाल की वजह से हमने परमिट काम कंप्लीट नहीं किया। हाउस कीपिंग कंप्लीट है। हाउस कीपिंग क्या है, जब आप काम कर लेते हैं तो अपने टूल्स, अपने औजार, वहाँ पर जो आपने गन फैलाया होता है उस सब को रिकवर करके सफाई करने का अमल जो है बेसिकली हाउस कीपिंग कहलाता है। उस सारी चीज़ों को आप अपनी लोकेशन पर जाकर छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप अगर आएँ, नेक्स्ट पेज के ऊपर पिछली साइड पे जो ये परमिट की बैक साइड है, ठीक है। बैक साइड पे अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले लिखा हुआ है लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट। इसका सवाल इंटरव्यू में किया जाता है, लिमरा कहा जाता है इसे, LIMRA, लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट। कि लास्ट मिनट काम शुरू करने से पहले आपने कुछ चीज़ों को मेक श्योर करना है क्या ये चीज़ें ओके हो गई हैं या नहीं हुई। अगर ये ओके नहीं है तो फिर आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते। इन सब के ऊपर यस होना लाजमी होता है। इज द एक्सेस, इग्रीज एंड लाइटिंग एडिकेट।
लाइटिंग, अगर आप रात को काम कर रहे हैं तो आपके पास लाइटिंग होना लाजमी होता है। ये यस होगा तो आप काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इज द टास्क सेफ टू डू टुडे वेदर कंडीशन, क्या वेदर कंडीशन आपने चेक कर ली है? आज कोई मसला मसाइल तो पैदा नहीं होने वाले, कोई बारिश, कोई आंधी, कोई तूफान तो नहीं आने वाला? सऊदीया में, दुबई में, गल्फ के अंदर मोस्टली रेत के तूफान आते हैं, हवा की स्पीड बढ़ जाती है 32 नॉट्स। अगर हवा की स्पीड हो तो आप काम नहीं कर सकते। उसके बाद देखें, डू द ऑल टीम्स मेंबर हैव फुल अंडरस्टैंडिंग द टास्क हैजर्ड्स एंड माइग्रेशन। अगर क्या आपने अपनी टीम को सारा वर्क प्रोसीजर के बारे में बता दिया है, कौन कौन से खतरात हैं, उनसे बचना कैसे है, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं? यस करेंगे आप। आर द मैनुअल कॉल पॉइंट, असेंबली एरिया पॉइंट एंड सेफ्टी शावर्स नॉन। आप जहां पर जॉब कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि आपके आसपास सेफ असेंबली एरिया कहाँ है, आई वॉश कहाँ है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या आपने वर्कर्स को बता दी हैं कि आपने जब मैनुअल कॉल पॉइंट है, क्या इमरजेंसी होती है, आपने वहाँ जाकर कैसे कॉल करना है? क्या आपके वर्कर्स को ये पता है कि आपका इमरजेंसी नंबर क्या है? ये सारी चीज़ें आप वर्कर को काम से पहले बताएंगे। और ये बेसिकली इसे टीबीटी कहा जाता है, टूल बॉक्स टॉक कहा जाता है। अगर आपने टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट कर लिया तो उसके ऊपर यस करेंगे। वेरीफाई लॉग आउट टेक आउट अप्लाइड बिफोर जॉब स्टार्टेड। आप दूसरा आप वेरीफाई करेंगे जॉब शुरू करने से पहले कि आपने लॉग आउट टेक आउट कर लिया है या नहीं किया। उसके बाद वेरीफाई ऑल कंट्रोल मेजर्स आर फॉर्मल जेएसए हैजर्ड असेसमेंट कंट्रोल फॉर्म एंड इम्प्लीमेंटेड बिफोर स्टार्टिंग द जॉब। जॉब शुरू करने से पहले क्या आपने जेएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस को रीड कर लिया है, उसको उसके अंदर जो चीज़ें मेंशन है उनको आपने वेरीफाई कर लिया है, वो चीज़ें साइट के ऊपर मौजूद हैं या नहीं है, उनको मौजूद हर चीज़ ओके करने के बाद उसके बाद आप यस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, नीचे आप क्या गैस टेस्टिंग है। ये गैस टेस्टिंग जो है ये वो शख्स करेगा जो क्लाइंट का होगा, वही शख्स आके आपकी गैस टेस्टिंग करेगा। और गैस टेस्टिंग करने के बाद वो आपको काम अलाउ कर देगा। कभी कभी 2 घंटे के बाद होगी, कभी कभी हर घंटे के बाद होती है, कभी कभी कंटिन्यूस आपने गैस टेस्टिंग करनी होती है। इसके ऊपर लिखा होगा टेस्ट येस नो। अगर टेस्ट रिक्वायर्ड है तो येस और नो में से आप येस कर देंगे। फ्रीक्वेंसी कितने घंटे के बाद आपने चेक करना है वो आप लिखेंगे 1 घंटे के बाद, ये कंटिन्यूस जो भी होगा। उसके बाद नीचे आपको लिखा हुआ है जितने भी वर्कर आप काम करेंगे उन वर्कर्स के आपने साइन करवाने हैं। नीचे लिखा हुआ है ना आपका रिसीवर क्रू मेंबर्स। आप एक परमानेंट रिसीवर हैं, आपके साथ 8 बंदों की टीम है, 10 बंदों की टीम है, उनके आप नीचे साइन करवा लेंगे, ठीक है, आईडी के साथ साथ, ताकि पता हो कितने बंदे काम कर रहे हैं। उसके बाद नोट्स है, और ये सारी चीज़ें जब आप मेक श्योर कर लेंगे कि इनको ऊपर टिक कर लिया है, सारी चीज़ें ओके हो गई हैं, उसके बाद आप हैजर्ड असेसमेंट की तरफ जाएंगे। ये हैजर्ड असेसमेंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हार्ट वर्क परमिट और हैजर्ड असेसमेंट के साथ। स्टे विद मी। थैंक यू।